वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये वाली आ गई। फिर क्योंकि जो लिमिटेशन उसमें रही वो ख़त्म करने के लिए, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन रही उसमें ये बात थी कि जो डायरेक्शनल नेचर ऑफ इसका बॉन्ड का है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा ये है कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की उसने बात ही नहीं की। और एक और इसमें ये है कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसमें एग्जिबिट कर रहे थे कि फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बाकी जो कंपाउंड्स है बहुत सारे वो नहीं बनाते थे, लेकिन कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स की उसने बात की। सो इन ऑर्डर उसमें इसीलिए इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस various theories were put forth from time to time to explain the bonding in the coordination compounds. The most important of them is VBT is there, and then we have crystal field theory, CFT, and LFT, ligand field theories, all the molecular orbital theory. But at the present, we will deal with the elementary treatment of VBT and CFT as applied to the coordination compound. So, but before we start this theory, we have a postulates. But before that, this theory was mainly developed by the Pauling and is explaining the nature, that is geometry or shape, geometry and shape of the coordination complex, besides the magnetic properties of the complexes. So the main postulates of this theory are, the first postulate of this theory is, जो पहला postulate इसने दिया उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कहता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो क्या करता है, उसमें से वो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है। तो यूजुअली दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो वैलेंस के बराबर होता है, तो वो आयन बनाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बट ये हर एक केस में नहीं है, कुछ केस में होता है। सो दैट फर्स्ट पोस्टुलेट इज द सेंट्रल मेटल एटम, CM, सेंट्रल मेटल एटम नहीं, द सेंट्रल मेटल एटम losses an appropriate number of the central metal atom loses the appropriate number of electrons equal or which are equal to the valency में, हाँ वैलेंसी की हमने बात की, वैलेंसी इक्वल टू द वैलेंसी टू फॉर्म आयन। सो द जो पहला पोस्टुलेट इसमें होता है वो क्या होता है, हाउएवर द ये वाला जो पोस्टुलेट में, हाउएवर इन सम केसेस द एटम डज नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ केसेस में ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं करता है, जब ये इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है उस टाइम ये लॉस नहीं करता। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज द सेंट्रल मेटल एटम loss in appropriate number of the electrons equal to the valency, हाँ ये पहला पोस्टुलेट, वैलेंसी टू फॉर्म आयन। सो ये पहला पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट जो इसका है वो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा। एक्चुअली उसमें क्या है, उसमें कुछ ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वही एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद किसके साथ, लिजेंड्स के साथ। वो चूंकि वो एक वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो लिजेंड्स डोनेट करता है उसी में आ जाते हैं, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। और एक्चुअली जो नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वही इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो दूसरा जो इसमें पोस्टुलेट द सेंट्रल मेटल एटम, the central metal atom, दूसरा जो पोस्टुलेट है एटम और आयन, the central metal atom or ion makes available an ये गलत हो रहा है, एडवोकेट, यहाँ पर भी कुछ अवेलेबल एन एडवोकेट number of
empty orbitals for the formation of, क्या होता है इससे, for the formation of coordinate bond। तो उससे क्या होता है, यहां पर द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल एन एडवोकेट नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये कौन, सेंट्रल मेटल एटम विद किसके साथ, लिगेंड्स। तो एक्चुअली यहां पर क्या होता है, द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होंगे इसमें इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। पर ये याद रखना, ये भी हम ऐड करेंगे, क्या लिखा, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल एन एडवोकेट नंबर ऑफ एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स available is equal to the coordination number CN, coordination number of central metal atom or ion। तो अब इससे क्या है, जितने ऑर्बिटल इसके पास होंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट होंगे, तो दैट मीन्स वो उसमें उतने बॉन्ड्स उसके साथ बना सकता है लीजेंड्स। सो दैट इज वाई कि जो डायरेक्टली अटैच होंगे किसके साथ, लीजेंड्स, सो दैट विल बी एक्चुअली द कोऑर्डिनेशन नंबर वो देगा हमको। सो दैट इज वाई मैंने ये लिखा है, जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो पता चलेगा इससे। न द पोस्टुलेट नंबर थर्ड इसमें है, जो अब चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल्स, दे अंडरगोज हाइब्रिडेशन टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट इज, उनमें क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे किसके, सेंट्रल मेटल एटम के, उनको क्या होता है, दे अंडरगोज हाइब्रिडेशन टू फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो सो द थर्ड जो पोस्टुलेट है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें कौन कौन सा होता है, अगर हम देखेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं SP और D एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। सो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स SP D ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, hybridizes to give an equal number of hybrid orbitals। तो उसकी वजह से क्या बन है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम्स पर, उनमें क्या होते हैं, दे अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनमें क्या होता है, हर एक की एनर्जी अब क्या होती है, वो सेम रहती है, हर एक की एनर्जी जो होती है वो सेम, और साथ ही शेप भी इसमें क्या होती है, वो शेप भी सेम रहती है इनमें। सो दैट इज वाई इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी के बनेंगे, equivalent energy। So the atomic orbitals of a central metal atom hybridizes to give an equal number of hybrid orbitals of equivalent energy। So ये postulate number 3 है। Now fourth postulate, हाँ, the hybrid orbitals बन जाएंगे, इसमें उनसे क्या होता है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सच ए वे दैट द which gives the orientation of the atomic orbitals in space। That is why the geometry and the shape of the compounds or the molecules are determined। So that means the next postulate is the hybrid orbitals are hybrid orbitals are arranged in such a way
in space. The hybrid orbitals are arranged in such a way in space with definite orientation. That means इनकी जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट डायरेक्शन होती है एक ऑर्बिटल्स की डेफिनेट ओरिएंटेशन टू form or to form a particular geometry और शेप. सो ये इसका एक और पासवर्ड. इसीलिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल एटम के पास होगी जिनमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी और इसमें साइज में. तो these hybrid orbitals are arranged in space in such a way that will result in the formation of a particular shape or in geometry of a compound or in a complex. So ये इसका फोर्थ था. Now the fifth postulate क्या है. अब चूंकि सेंट्रल मेटल में चूंकि क्या होता है यूजुअली सेंट्रल मेटल एटम्स में होते हैं चूंकि जो डी ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूजुअली डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन बट इसमें क्या होता है इसमें जो डी मोस्टली ये जो 3D 4D और 5D ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं आइदर मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होते हैं पार्शियल फिल्ड होते हैं. उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल बिहेव एज इन नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और वो किस में रहेंगे इनर ऑर्बिटल्स में रहेंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा और बट लिगेंड्स होंगे कभी कभार वो उसमें क्या होंगे हाफ फिल्ड होंगे और उस पर जो लिगेंड अटैक करेगा वो लिगेंड पर डिपेंड करेगा. अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसकी वजह से पियरिंग हो जाती है और अगर वीक लिगेंड होता तो पियरिंग नहीं हो जाती है. तो दैट मीन्स उस टाइम ये डिपेंड करेगा कि ये ऑर्बिटल्स अगर वो डी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल्स में पियरिंग होगा इनर ऑर्बिटल्स भी यूज हो जाएंगे और अगर वीक लिगेंड है पियरिंग नहीं हो सकेगी तो दैट मीन्स उस टाइम वो आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज कर सकते हैं. सो इसीलिए एक और पास्टुलेटिज्म हम देखेंगे तो उसमें यही हम देखेंगे कि इसमें क्या है इनर और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इसमें. सो द फिफ्थ पास्टुलेट जो इसमें है हाँ मैं इसे लिखूंगा the non-bonding electrons of central metal atom or ion. The non-bonding electrons of central metal atom or ion occupy the inner orbitals. However under the influence of strong ligand however under the non-bonding electrons of a central metal atom or ion occupy the inner atomic orbitals. However under influence of a strong ligand the influence of a strong ligand the electrons may be in presence of a strong ligand the electrons may be paired or rearranged So the non-bonding electrons of the central metal atom occupy the inner d orbitals. However, under the influence of strong ligands, the electrons may be paired results in the formation of उस टाइम क्या बनेंगे results in the formation of inner that is n-1
d complexes or compounds results in the formation of inner, that is n minus 1d inner complexes. तो उसकी वजह से क्या होता है, इनर ये बनेंगे, इनर ऑर्बिटर को कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इस वाले केस में. तो एक और हम देखेंगे सिक्स्थ वन. अब सिक्स्थ वन क्या है इसमें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो n-1 होंगे या इनर होंगे या आउटर भी पॉसिबल है, आउटर भी बन सकते हैं. तो आउटर कब बन सकते हैं, आउटर उस टाइम बन सकते हैं जब क्या होगा, वीक लीजेंट होगा, पियरिंग नहीं होगा, और वो किस उसमें क्या होगा, इनर ऑर्बिटल्स विल रिमेन हाफ फिल्ड, बट उस टाइम क्या करेगा वो बाहर के जो डी ऑर्बिटल होगा वो यूज करेगा. दैट मींस आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर इन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. तो उस टाइम हम कहते हैं उनको क्या, आउटर, उसको हम उस टाइम कहेंगे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. तो इसमें डी एन sp3 वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल इसमें यूज हो जाएगा. तो इसमें क्या है, जब ये वाला बनेगा तो उसमें जो पियरिंग नहीं होगी, पियरिंग जब नहीं होगी तो उसमें जो अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा होंगे. तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा होंगी. ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हो सकते हैं क्योंकि पियरिंग नहीं होती है इसमें. दैट मीन्स ये अगेंस्ट होंडस रूल है. सो यहाँ पर होंडस रूल वायलेट हो जाएगा. तो लेकिन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑक्यूपाई द, फिर से इनर ऑक्यूपाई द इनर डी ऑर्बिटल्स, ऑक्यूपाई इनर डी ऑर्बिटल्स. हाउएवर इसमें क्या है, वीक लीजेंट. हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लीजेंड्स, उसमें कौन कौन सा आता है, जैसे हमारे पास वाटर होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड होता है, दे आर ऑल वीक लीजेंड्स. और उसमें जो है स्ट्रॉन्ग हो उसकी भी हम बात बाद में करेंगे. तो हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन वीक लीजेंड द इसमें क्या लिखा हमने, वीक इन प्रेजेंस हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन वीक लीजेंड्स द electrons may not peer. तो उसमें क्या हो, पेयर नहीं हो जाएंगे. दैट मीन्स दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ किस में, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर, दैट इज एन डी वाले बनेंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इसमें. तो इसमें क्या होगा, दैट मीन्स इसमें होगा, अगर होगा sp3dn कॉम्प्लेक्सेस ये होंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक लीजेंड. जैसे इसमें कौन होगा, वाटर होगा या फ्लोराइड होगा या क्लोराइड होगा या कोई और होगा. सो इसमें क्या होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ दीज लीजेंड्स पियरिंग नहीं हो जाएगी. आउटर डी ये इस टाइम क्या करेगा, आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा. बट इस वाले केस में क्या होगा, इनर डी इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लीजेंड है वो पियरिंग करेगा. उस टाइम जो इनर डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स होंगे वो वैकेंट हो जाएंगे, और दैट इज वाई वो इनर वाले डी जो होंगे वो यूज करेंगे. तो इसमें ये किसमें पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड इसमें पॉसिबल, जैसे साइनाइड होगा हमारे पास, या NH3 होगा, या ये वाला कार्बोनाइल होगा, एटसेट्रा. दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स. तो इन प्रेजेंस ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स वी विल हैव एन इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. बट इन प्रेजेंस ऑफ वीक दीज लीजेंड्स जैसे H2 फ्लोराइड और क्लोराइड वी विल हैव एन आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. बट आउटर इसमें होंगे तो पियरिंग नहीं होगी, तो उस टाइम क्या होंगे, ज्यादा अंदर से ज्यादा ये होंगे अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा. मैग्नेटिक उसमें उस टाइम क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है. अब सेवंथ पोस्टुलेट क्या है, ये बात हम कर रहे थे सेंट्रल मेटल एटम की. उस पे उसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, उसकी वजह से क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. वैकेंट ऑर्बिटल्स की उनको क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होती है, हर एक की एनर्जी फिर सेम रहती है, बट वैकेंट होती है. उसमें क्या, वैकेंट जब होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन लिगेंड्स से हो जाएगी, उसी वैकेंट ऑर्बिटल्स. अब क्या है, जो लिगेंड्स होंगे, द लिगेंड्स हैव एटलीस्ट, द लिगेंड्स
हैव एट लीस्ट, इनमें क्या होती है, एट लीस्ट हैव वन लोन पेयर होती है इनमें, लोन पेयर, द लीजेंड्स हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। तो ये मोस्टली कौन से होते हैं, सिग्मा डोनर्स होती हैं। द लीजेंड्स हैव एट लीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल लोन पेयर, हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, दैट इज सिग्मा ऑर्बिटल होता है, सिग्मा ऑर्बिटल में। The ligands have at least one lone pair, that is sigma orbital में होते हैं one lone pair. This lone pair LP is donated by the ligand, कौन सा डोनेट करेगा, by the ligand to the central metal atom, टू द सेंट्रल मेटल एटम। सिंस अब पहले हमने लिखा था कि सेंट्रल मेटल के एटम के पास अब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एस भी होगा, डी भी होगा, पी भी होगा। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसमें सिग्मा ऑर्बिटल में जो लोन पेयर होती है, ये जो डोनेट करेगा ये कहाँ पर जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम क्या हो, तो उसमें हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा डोनेशन यहाँ से हो जाएगी, कहाँ, सिग्मा डोनेशन ऑफ लीजेंड से हो जाएगी किस पर, जिसमें मेटल एटम पर। तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो द लीजेंड हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, दैट इज सिग्मा ऑर्बिटल। दिस लोन पेयर इज डोनेटेड by this legend to the central metal atom to form a coordinate बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। तो आप कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स यहां से आ जाएंगे उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेंगे, और दैट मींस ये किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। तो यहां पर जितने डोनेशंस होंगे, सिग्मा डोनेशंस होंगे, उतने सिग्मा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर हम कोई भी मेटल एटम लेंगे, इससे ये वाला होगा, तो अब इसमें क्या है, कोई भी एस होगा, पी डी, ये ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, हर एक वेकेंट है इसमें। बट अब क्या है, लीजेंड के पास क्या होता है, ये जिससे लीजेंड अगर होगा इसमें क्या होती है, एक लोन पेयर होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल, यही इलेक्ट्रॉन पेयर एक उसको देता है सेंट्रल मेटल एटम की इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। सो दिस इज सिंपली एन सिग्मा डोनेशन होती है। तो ये सिग्मा डोनेशन होती है, और जो बॉन्ड बन जाता है दैट इज सिंपली एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस टाइम क्या बनता है, ये सिंपली बनेगा, ये चूंकि मेटल इज एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कौन सा बनेगा, ये लिविस एसिड बन रहा है। तो ये जो लीजेंड दे रही है इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ये कौन सा बनेगा, लिविस बेस बनेगा। सो ये लिविस बेस है और ये लिविस एसिड है। एक और पास्टुलेट है, वो पास्टुलेट नंबर 8। अब इसमें क्या है, इट्स पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दैट मीन्स द नेक्स्ट पास्टुलेट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड जियोमेट्री और शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन compound or complex coordination compounds. The magnetic properties and geometry of coordination compound can be predicted जब हमें पता होगा कि इसमें कितने लीजेंड्स अटैच होंगे, और लीजेंड अगर स्ट्रांग होगा, वीक होगा, तो उससे हमें दोनों ये चीज़ें पता चलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, इनर या आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा, तो उस टाइम हमें पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक है कि नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, वो हमें उस टाइम पता चलेगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सारे पीयर्ड होंगे तो उस टाइम वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर अनपीयर्ड होंगे या तो वो फिर फेरामैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी प्रेडिक्टेड। दैट इज if having unpaired electrons, then the complex or compound is para or ferromagnetic,
उस टाइम क्या होगा, पैरा या फेरोमैग्नेटिक। एंड इफ द d orbitals or if the d orbitals are paired, that means if all the d orbital, if all the, यहां पर लिखेंगे if all the d orbitals are paired, then the compound or the complex, then the complex is diamagnetic। तो उस टाइम क्या होगा, फिर वो डायमैग्नेटिक होगा। सो ये पोस्टुलेट्स थे इसके। अब हम चूंकि कुछ एग्जांपल्स लेंगे उससे ये क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हम दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे। एक में होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक में होगा वीक लिगेंड। जैसे हम एक लेंगे टेट्रासाइनोनिक्लेट लेंगे, सो उसकी जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगी, टेट्रासाइनो। सो उसमें 4 साइनाइड्स होंगे, टेट्रासाइनो तो निक्लेट होगा। तो फिर यहां से हम निकाल सकते हैं चार्ज क्या होगा इसका, सो -2 होगा इसका। तो अकॉर्डिंगली अगर हम एक और ले लेंगे इसके साथ ही, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अब हम एक लेंगे इसी का, एक लेंगे जिसमें वीक लिगेंड होगा, से हम लेंगे Cl4, ये वाला लेंगे। तो इसमें भी जो चार्ज होगा दैट मीन्स -2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें क्या फर्क रहेगी। तो पहले हम इसकी बात करेंगे निकल का। आपको क्योंकि पता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 28 होता है। सो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है Z is 28। बट यहाँ पर क्या है, अब इसमें जो चार्ज है यहाँ पर भी 28 होगा, और अब इसमें जो चार्ज है -4 इसका है -2 यहाँ पर, दैट मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। तो इसमें क्या है, ये आयनिक फॉर्म है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। तो अब इसके पास कितने बच गए हैं, 26। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी है इसके पास Z is equal to 26, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा है, निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव है, और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 26। अब अगर हम देखेंगे कि निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, वो अगर हम लिखेंगे इसके लिए क्या होगी, आर्गॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे, फिर इसके पास क्या होगी, 4s2 होगी, और 3D में कितने बचेंगे वो हम यहाँ से इस तक आर्गन तक 18 + 2 फिर 20 फिर इसमें 8 होंगी। तो फिर यहाँ पर है 2 4 6 और 8 और ये 2 इसमें। अब चूंकि इसमें क्या करना है, ये Ni+2 में है, और तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, और वो कौन से लॉस हो जाएंगे, वो इसमें से लॉस हो जाएंगे। तो जब इसमें से लॉस हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच जाएंगे, तो S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि S इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल जाएंगे। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगी, तो उसमें क्या रहेंगे, 8 सिर्फ d ऑर्बिटल्स के बच जाएंगे, 2 4 6 और ये 7 और ये 8। तो अब इनमें कोई नहीं है, और अकॉर्डिंगली इसमें भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही मामला होगा। यहाँ पर भी इसमें 2 होंगे, पहले में और सेकंड में भी, और तीसरे में भी 2 होगा, फिर इनमें 1 होगा, तो ये 8 हो गए, और इसमें भी 2 होंगे। सो अब कितने हुए इसमें, वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 and 10। तो अब यहाँ पर भी जो इसका एटॉमिक नंबर 28 था, अब जो Ni डाइवेलेंट पॉजिटिव है, Ni डाइवेलेंट पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज हैविंग 26। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी जो 2 लॉस हो जाएंगे वो S में से लॉस हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर फिर से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म में देखेंगे, वो क्या होगी, वो ऐसी होगी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। बट इसमें अब अगेन इसमें भी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी जो इस वाले में है, 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो 7 और 8वां होगा। तो अब इसमें क्या होता है, जबकि हम देखेंगे कि अब इसमें एक लिगेंड इसमें है, कौन सा है, साइनाइड है, जो कितने हैं, 4 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, वो है 1 2 3 and 4। अब ये कौन सा, ये 3D है वाला था, ये पहले 3D वाला था, ये 4s था, और ये कौन सा होगा, ये 4p होगा। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी ये 3D होगा, और ये 4s होगा, और ये 4p होगा। तो जब लेकिन जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर अगर ये चारों लीजेंड्स आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी क्लोरीन 4 है, 4 में इलेक्ट्रॉन्स 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है एस और पी के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती, और यहाँ पर भी sp3 ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती। बट अब इसमें क्या है, ये वाला जो लीजेंड है दिस इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड, और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजेंड होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये पेयर कर देगा इसको, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी बनी वो ऐसे होगी। सो उसमें क्या होगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी हम देखेंगे इस वाले कॉम्प्लेक्स में, चूंकि यहाँ पर भी वीक लीजेंड है, वहां पर स्ट्रॉन्ग है। मैंने पहले ही बताया जो वीक लीजेंड होगा उसकी वजह से पियरिंग नहीं होती, जो स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है उसकी वजह से पियरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर साइनाइड आयन है, साइनाइड की वजह से पियरिंग हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दो हाफ लेड दे विल नाउ बी पियर्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एक ही ऑर्बिटल्स में होंगे, ये इस वाले ऑर्बिटल में होंगे, बट ये चार इसमें एक ऑर्बिटल वैकेंट हो रहा है डी में, किसमें 3D में एक वैकेंट हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीक लीजेंड है, क्लोरीन है, यहाँ पर पियरिंग नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, दो इसमें भी होंगे, जो पहले कन्फिगरेशन है वही दैट विल रिमेन एज सच, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स अनपियर्ड रहेंगे। बट अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, उसने पियरिंग कर दी इसमें, लेकिन यहाँ नहीं हो जाएंगे। अब जो साइनाइड है दैट विल डोनेट इट, जो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा, और यहाँ जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास है ये वैकेंट है, अब चूंकि वैकेंट है, और यहाँ पर भी वैकेंट है, ये वाले वैकेंट है, इसमें भी और इसमें भी ये सारे वैकेंट है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब जैसी लिगेंड आ जाएगा वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डाल देगा, और एक यहाँ पर डाल देगा, और यहाँ पर एक डाल देगा, चूंकि 4 है वो 1 2 3, और यहाँ पर एक होगी। सो दैट मीन्स, और अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूंकि ये पेयर नहीं हो जाएंगे, वीक लीजेंड है, तो ये वीक लीजेंड है, वीक लीजेंड है। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, स्ट्रॉन्ग प्रेफर्स पियरिंग, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो स्ट्रॉन्ग प्रेफर्स पियरिंग, और यहाँ पर पियरिंग नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर पियरिंग हो जाएगी, यहाँ पियरिंग हो जाएगी, और यहाँ पर अनपियर्ड रहेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ जो क्लोरीन है वो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, वो इसमें डाल देंगे। सो 4 जो यहाँ पर है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैकेंट, बट कौन से पी के, यहाँ पर ये 3D है, 4s है और 4p है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है किसने, अब जरा देखो यहाँ पर 4s और 4p, दैट मीन्स एक s इन्वॉल्व हो रहा है और 3 p हो रहे हैं। सो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बन रही है वो sp3 बन जाएगी इस वाले केस में, जब वीक लीजेंड होगा। बट अगर हम इस वाले केस में देखेंगे, यहाँ पर एक d एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अब क्या देखेंगे हम, सो ये जो होगी हाइब्रिडाइजेशन वो dsp2 होगी, dsp2। अब जरा देखो यहाँ इसमें क्या हुआ, यहाँ पर चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो यूज हो गए हैं, वाटर इलेक्ट्रॉन ये वाले s और p यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो कौन से यूज हो रहे हैं, वो इसमें क्या होता है, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। सो दैट इज वाई इसको हम क्या कहेंगे, इनर डी एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब चूंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लेकिन इसमें जो है वी हैव 2 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर है ये दो अनपियर्ड है, तो उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपियर्ड है, ये पैरामैग्नेटिक है। अगर ये बाबा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली इसमें अगर हम देखेंगे कौन सी ये होगी, क्योंकि जब हमें 4 लिगेंड्स होंगे किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड होंगे, तो या तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। बट स्क्वायर प्लेनर जब ये वाली कंडीशन होती है, जब ये आउटर ये ऑर्बिटल्स यूज करेंगे, उस टाइम जो शेप होती है दैट इज यूजुअली, तो उस टाइम कौन सी शेप होती है, वो होती है टेट्राहेड्रल ही होती है। इस टाइम टेट्राहेड्रल इस टाइम होगी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट जब ये dsp2 होगी तो उस टाइम टेट्राहेड्रल नहीं होती, उस टाइम स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। सो यही वजह है कि स्क्वायर प्लेनर उस टाइम होती है जब ये इनर डी जो एटॉमिक ऑर्बिटल वो यूज करेगा, लेकिन जब ये आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स आउटर डी यूज करेगा तो उस टाइम टेट्राहेड्रल होती है। तो बट एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, कौन सी शेप होगी, ये डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, शेप कौन सी होगी,
तो इसमें एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया है कि ये डायमैग्नेटिक है। तो उसको हम अगर देखेंगे तो डायमैग्नेटिक है, वो हम क्या बताएंगे, दैट मीन्स इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये वाली है, दैट इज DsP2। सो दैट मीन्स इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, वो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसकी शेप जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। और साथ ही जो इसमें ये इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कौन सा होगा, अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, क्योंकि इसमें ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो साथ ही इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर है और ये डायमैग्नेटिक है। सो इस तरह हम देख सकते हैं कि शेप क्या है। जब लीजेंड्स कितने होंगे, एक होंगे, दो होंगे लीजेंड्स तो उस टाइम लीनियर शेप होती है, 180 बॉन्ड एंगल होता है। और 3 लीजेंड्स होंगे तो उस टाइम कौन सी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। जैसे हमने देखे पहले वेस्पर में, या 4 होंगे तो उस टाइम टेट्राहेड्रल शेप होती है, या 5 होंगे तो स्क्वायर प्लेनर 4 अगेन होंगे तो जैसे ये वाला हमने देखा DsP2 वाले में तो स्क्वायर प्लेनर होती है। लेकिन 5 होंगे तो उस टाइम ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जैसे हमने इसमें देखा था पेंटाकार्बोनाइल आयरन में हमने देखा था। या स्क्वायर प्लेनर अगर हम देखिए, ये वाली हमने एग्जांपल देखी तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल, या कभी कभार क्या होता है 5 में भी ये होते हैं स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है उसमें। जैसे एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड हमने देखा है लास्ट टाइम, उसमें होती। और कुछ कभी कभार 6 भी लिगेंड्स होंगे तो उस टाइम ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में फिर से यह है कि उसमें इनर और आउटर वाले कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर सकता है और उसमें इनर और आउटर डी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे वो ये वाली है कि ये एक है जैसे हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd आयन है, क्योंकि इसमें +3 यहाँ पर न्यूट्रल एजेंट है, दैट मींस ये +3 इसका है। सो दैट इज वाई ये +3 आयन में। और ये इसी तरह एक और हमने ये वाली जो ले ली है हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3rd आयन है, यहाँ पर भी चूंकि +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर भी इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम दोनों केस में देखेंगे कि यहाँ वाला ये वाली जो लीजेंड है ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है यहाँ पर, लेकिन ये वाली जो लीजेंड ये वीक लीजेंड है, तो उसमें हमें सीधे ही पता चलेगा कि इस वाले से जो पियरिंग नहीं होगी इसकी वजह से पियरिंग हो जाएगी। और अगर हम कोबाल्ट 3rd आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसमें अगर हम होंगे तो 6 बच जाएंगे। तो जो 6 बचेंगे वो किस में होंगे, एक ही इस 3 जो डी ऑर्बिटल्स होंगे 3 में होंगे। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो चूंकि बचेंगे कितने, यहाँ पर भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी 6 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स में ये 6 होंगे तो यहाँ पर कितने में होंगे, यहाँ पर भी इसमें पियरिंग नहीं होगी 5 और इसमें 1 में, तो यहाँ पर 4 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर कोई अनपियर्ड नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर अगर हम इस वाले केस में देखेंगे फिर S चूंकि S से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे वो निकल जाएंगे, और यहाँ पर जो S है वो भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लीजेंड्स होंगे, यहाँ पर चूंकि वी हैव 6 लीजेंड्स हमारे पास है, यहाँ पर भी 6 लीजेंड, ये कि यहाँ पर कितना है 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। बट अगर हम इस वाले केस में देखेंगे, इस वाले केस में हमें वी डोंट हैव 6 ऑर्बिटल्स, तो ये 3D अगर था तो अब 4s था, ये 4p था, अब क्या करेगा ये 4d यूज करेगा, जैसे 4d के जो ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पर पियरिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग लीजेंड, यहाँ पियरिंग नहीं हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर 6 लीजेंड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स 6 पेयर्स देंगे वो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डाल देगा, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। तो अगर जो हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे वो क्या होगी, DsP2 होगी। तो अगेन इसमें क्या होगी, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, चूंकि 6 लीजेंड्स इसमें है, बट ये कौन सा होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें जो लीजेंड वो स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से पियरिंग होगी और इनर डी एटॉमिक ऑर्बिटल से यूज करेगा, तो ऑक्टाहेड्रल शेप ही होगी बट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में ये वाला देखेंगे फ्लोरीन, चूंकि मैं पहले ही बता चुका है वीक बेस है, उसकी वजह से पियरिंग नहीं हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होगी लीजेंड 6, फ्लोरीन जो 6 इलेक्ट्रॉन पियर से डोनेट करेगा वो 6 में डाल देगा, यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर दूसरी होगी, यहाँ पर तीसरी होगी, यहाँ पर चौथी होगी, यहाँ पर 5वीं होगी और यहाँ पर 6ठी होगी। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहाँ पर क्या होगा, SP और D होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो SPD
2 होगी, लेकिन यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर D2sp होगी। सो इसमें आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पर अंदर वाले जो d ऑर्बिटल वो यूज हो रहे हैं, यहाँ पर जो बाहर वाले d ऑर्बिटल्स वो यूज हो रहे हैं। सो दिस इज नाउ, ये वाला जो था इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बट इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी यही हाइब्रिडाइजेशन सेम है आई थिंक, बट डिफरेंस यही है कि इसमें एक ही डिफरेंस है, इनर और आउटर डी ऑर्बिटल्स ये यूज कर रहा है। बट अल्टीमेटली इसमें अगर हम शेप देखेंगे वो दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही होगी। बट एक और इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये अगर हम देखेंगे, ये फिर से डायमैग्नेटिक होगा, ये फिर से डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये फेरोमैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना स्ट्रॉन्गली उसको मैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा। सो अब इसमें 4 है, सो दैट इज वाई इसको हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। 1-2 होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो अब हमें अल्टीमेटली यही पता चल रहा है इस थ्योरी से, यही एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ज्योमेट्री बता सकता है, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल बताया, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता रहा है, जो कौन सी वर्नर्स थ्योरी ने उसकी बात नहीं की। तो अगर हम देखेंगे एट द एंड वो यही है कि जो लिमिटेशंस किस में रही थी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, दैट हैज बीन ओवरकम बाय दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।